लीला जगुड़ी भारतीय साहित्य में एक महत्वपूर्ण नाम है। लगभग 83 वर्षीय जगुड़ी जी पिछले 60 सालों से ज्यादा समय से रचनारत हैं। आज की तारीख में भी लेखन के प्रति उनमें युवोचित उत्साह और जिज्ञासा है। उन्हें आधुनिक भारत में उत्कृष्ट भारतीय परंपरा का संवाहक माना जा सकता है। यह इसलिए भी रेखांकित करने लायक बात है कि खास तौर से हमारी भौतिकवादी जो परंपरा है भारतवर्ष में, वो औपनिवेशिक काल में उसकी ज्ञान परंपरा खंडित हुई है। आपकी काव्य यात्रा शंखमुखी शिखरों पर से शुरू हुई और अब तक 11 संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। आपने प्रचुर मात्रा में गद्य लेखन भी किया है और कई पुस्तकें साक्षात्कार से संबंधित हैं। आपको एक ओजपूर्ण वक्ता के तौर पे भी देश भर में जाना जाता है। कविता की भाषा के बारे में आपका मानना है कि भाषा तो मूलतः गद्दी होती है। हम इसी माध्यम में आपस में बातचीत करते हैं। जगुड़ी जी, आपका स्वागत है। मैं एक पुराने सवाल से बातचीत शुरू करना चाहूँगा कि आज की समकालीनता को हम कैसे परिभाषित करेंगे। वह रुक रुक कर बदलती हुई दिखाई देती है क्योंकि रोज हमें नई चुनौतियां मिलती हैं। और रचनाओं के दृष्टिकोण से देखें तो रचनाकार के व्यक्तित्व, स्वभाव, उसके निश्चयों और उसके निर्णयों से यह समकालीनता तय होती है। आप अपने 60 साल से ज्यादा लंबे दौर में इस समय को कैसे बदला हुआ पाते हैं? आपके प्रश्न के दो पहलू मुझे दिखाई देते हैं। एक तो ये दिखाई देता है कि समकालीनता की व्याख्या की जाए और दूसरा पहलू ये दिखाई देता है कि मैं कैसे महसूस कर रहा हूँ। तो मैं तो जब समकालीनता को नहीं खोज रहा था, जब कविता को ही खोज रहा था, तब भी मैं अपने को संकट में महसूस करता था। कविता को हम समझ पाएंगे या बुला पाएंगे या ला पाएंगे या रच पाएंगे कि नहीं रच पाएंगे। तो एक दुरभिसंधि तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक ऊहापोह की स्थिति बनी रही है। लेकिन समकालीनता जो है वो कभी भी दो व्यक्तियों की एक जैसी नहीं होती है क्या कि हर व्यक्ति का समय अपने ढंग से चलता है और हम समझते हैं कि जितने लोग हम इस समय हैं, हम सब समकालीन होने के बावजूद समकालीन नहीं हैं। हमारे अलग अलग समय हैं, अलग अलग सोच हैं, अलग अलग उपलब्धियां हैं, अलग अलग संकट हैं। इसलिए समकालीनता एक जैसी हो ही नहीं सकती। पर समकालीनता के कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो हमको एक भी बनाते हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे एक नदी जहाँ से चलती है वहाँ बड़ी क्षीणकाय नदी होती है, बहुत अल्पतोया, कम पानी वाली नदी। और वही नदी जब आगे चल करके दूसरी नदियों से मिल करके अपना कलेवर बनाती है तो उसका समकाल बदल जाता है, उसका प्रभामंडल बदल जाता है, उसका जो कार्य प्रणाली है पूरी बदल जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि समकालीनता एक विडंबना है, क्योंकि समकालीनता से अगर आप ग्रस्त रहेंगे तो आप दीर्घकालीन नहीं हो सकते। आप उस समकालीनता में सिमट जाएंगे। और ऐसा हुआ है हमारे यहाँ, बहुत से लोगों के साथ हुआ है। वो समकालीन बन के रह गए, दीर्घकालीन नहीं हुए। जिन्होंने दीर्घकालीन होने जिनके हिस्से में आया वो समकालीनता के दायरे से बाहर आए। मैं उदाहरण के लिए आलोचकों में से रामविलास शर्मा का नाम लेना चाहूँगा कि वो समकालीन नहीं रहे, वो दीर्घकालीन रहे। वो रामचंद्र शुक्ल, वो समकालीन होते हुए भी दीर्घकालीन रहे। लेकिन नामवर जी समकालीन होते हुए भी अल्पकालीन रहे, वो एक बहुत दीर्घकालीन प्रभाव नहीं छोड़ पाए। तो जबकि समकालीनता का सबसे ज़्यादा पीछा उन्होंने किया, लेकिन बहुत बड़ा दीर्घकालीन प्रभाव वो नहीं बना पाए हिंदी साहित्य में। ये बात आपको अटपटी लग सकती है, आपत्तिजनक भी लग सकती है। और ये आदमी की वय से भी निर्भर होता है कि एक बच्चे की जो समकालीनता होती है वो एक बिल्कुल भिन्न प्रकार की होती है। और आपके जो शुरुआती दौर की मैं आपको एक कविता की याद दिलाता हूँ जो मुझे भी बहुत प्रिय है। वो इस यात्रा में संग्रह में है और उसका शीर्षक है अजनबी मेहमान। कुछ अजनबी मेहमान आए हैं हमारे गांव और मेरा दिल उछलता है, किसी को तंबाकू पिलाने के लिए, किसी के साथ पैर मिलाकर गीत गाने के लिए, किसी के साथ गांव छोड़कर भाग जाने के लिए। ऐसा ही कोई मौसम, ऐसी ही पत्तियों पर फिर आएगा पानी की बूंदें टाकने के लिए। मैं नहीं तो कोई और देखेगा उन्हें अपनी किसी याद के करीब। कोई नहीं बचेगा यहाँ घटना होने से, सब अपने अपने पर्चे बांटेंगे। मेरे पास कुछ भी नहीं बांटने के लिए, कुछ भी नहीं। तो एक आपकी समकालीनता का ये भी दौर था। बहुत अच्छा उदाहरण आपने दिया। असल में है क्या
कि वो समकालीनता हो चाहे कोई भी समकालीनता हो, समकालीनता हमेशा आदमी को गड़बड़ाती है। एक तो क्या होता है कि समकालीनता के चक्कर में मनुष्य अपने कुछ जो व्यापक सरोकार होते हैं जी, उनको कहीं से कतर ब्योंत करने लगता है कि ये समकालीन नहीं है, ये समकालीन हो जाएगा। तो ये चीजें भी उसके बाधक तत्व हैं। लेकिन समकालीनता होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि समकालीनता माने ये नहीं है कि आप उस समय के हैं कि नहीं है। सवाल ये है कि उस समय की समकालीनता को आप कितना जानते हैं, कितना पहचानते हैं और कितना उसको छेड़ते हैं या उससे काम लेते हैं या उसका निषेध करते हैं या उसको एक नया रूप आकार देना चाहते हैं। तो समकालीनता केवल आपको बनाती ही नहीं, बिगाड़ती भी है। तो इसका मतलब है कि कवि को सचेत रहना चाहिए, दोनों स्तरों पे एक साथ रहना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन मेरा ख्याल है कि आपकी कविताएं पढ़ते हुए मुझे अक्सर लगा है कि आपकी कविता का देश काल थोड़ा बड़ा होता है, जबकि आप बिल्कुल वर्तमान की बात कर रहे होते हैं। उसमें साइकिल, मोटर, गाड़ी या दैनिक घटनाएं और राजनीति ये सब घट रही होती है हमारे आसपास। तो मुझे लगता है उस समय भी आप जो एक दुनिया का नक्शा है या प्रकृति का अनुभव है, और खासतौर से पृथ्वी आपके बहुत सारी कविताओं में आता है, तो आप ठीक उसी समय पृथ्वी को भी देख रहे होते हैं। ये मुझे बड़ा अनूठी बात लगती है कि आपने प्रकृति का साहचर्य नहीं छोड़ा। अपने सघन नागरिक जीवन में भी आपके पास पृथ्वी शब्द जो है बार बार आता है। शायद इसलिए भी है कि बिना पृथ्वी, बिना आकाश, बिना 10 दिशाओं के शायद हमारा अस्तित्व ही न होता। तो पृथ्वी और आकाश हमारे अस्तित्व का कारण है। और आपने भौतिकता की बात की है शुरू में। भौतिकता तो भारतीय लोगों के हिस्से बहुत कम आई है, प्राचीन भारतीय लोगों के हिस्से। वो आध्यात्मिकता बहुत ज्यादा आई है। भौतिकता का मतलब होता है कि आप पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि और इन तमाम चीजों को जानते हो जो परिवर्तनकारी हैं। अग्नि नहीं जानती कि आप लोहा गला रहे हैं कि सोना गला रहे हैं, लेकिन वो गलाने का काम कर रही है। वो चावल उबाल रही है, रोटी सेक रही है। अग्नि को कोई मतलब नहीं इस बात से। सवाल यह है कि आप अग्नि का क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। तो भौतिकवादी दृष्टि हमारे लोगों में केवल पाणिनि में रही है। पाणिनि में को मैं इसलिए भौतिकवादी मानता हूं, उनको आध्यात्मवादी नहीं मानता। वो आदमी बड़े मजे से कह सकता था कि आप पूजा पाठ करिए, आप ध्यान में बैठ जाइए, जो पतंजलि ने भी कहा। लेकिन पाणिनि ने कहा कि शब्दों की भी धातु होती है और शब्द भी धातु से बनते हैं। तो शब्दों की धातु खोजना सबसे बड़ा भौतिकवाद है। तो राम शब्द कैसे बना, स्त्री शब्द कैसे बना और जल शब्द कैसे बना, शब्दों की भी धातु होती है और शब्द की धातु और उसकी विभक्तियां होती हैं। भाई ये सोचना भाषा के बारे में कि उसकी भी धातु होती है, दुनिया में किसी ने नहीं सोचा। तो हम भौतिकवादी ज्यादा रहे हैं पाणिनि की वजह से। एक मेरी जिज्ञासा हो रही है कि भारत में जो संस्कृत साहित्य है उसके बारे में मोटी धारणा लोगों की है, वो ईश पूजा से संबंधित है। लेकिन लोग शायद भूल जाते हैं कि हमारे यहाँ जो है सांख्य दर्शन भी है और जो लोकायत का दर्शन भी है। तो मुझे लगता है आपने उसका अवश्य अध्ययन किया होगा। बहुत सारी कविताओं में ऐसा लगता है कि जैसे आप अपनी कविता में चीजों को बहुत तटस्थ होकर देख रहे हैं। ये मुझे विशेष प्रवृत्ति लगी है। ऐसा आपने सायास किया है या स्वभावगत चीज? नहीं, मैं चीजों के प्रभाव में नहीं रहा, बल्कि चीजों को अपने प्रभाव में लाने की कोशिश करता रहा। और उसका दुष्परिणाम हो सकता है मेरी कविताओं में दिखता हो। नहीं, दुष्परिणाम तो नहीं कहेंगे, मुझे तो अच्छा परिणाम नहीं, मतलब आपको अच्छा लगता है वो ठीक है, वो दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी चीज ऐसी हैं जिनको अगर आप हमेशा डिसअटैचमेंट के साथ देखें तो दूसरे परिणाम होते हैं, और अटैचमेंट के साथ देखें दूसरे परिणाम होते हैं। ऐसी प्रकृति भी है। प्रकृति जो से डिसअटैच होकर आप प्रकृति को नहीं समझ सकते, लेकिन प्रकृति से अटैच होके आप प्रकृति को जो निष्कर्ष निकालते हैं वो प्रकृति के निष्कर्षों के विपरीत भी हो सकते हैं। तो ये चीजें, मतलब आप इसको क्या कहें, ये भी संघर्ष का एक हिस्सा है। वैसे मेरा अपना अनुभव है आपकी कथाओं को पढ़ते हुए कि आप जब अच्छी या बुरी घटनाओं से गुजरते हैं और आपका विषय इसी तरह का होता है, तो आप अब अक्सर आपको ये पाएंगे कि आप करुणा विगलित नहीं होते और ज्यादा भावुकता में नहीं जाते, जो कि थोड़ा बहुत आपके शुरुआती संग्रह में है। तो बाद में मैं देखता हूँ कि वो काफी तटस्थता आती गई है आपके लेखन में। अगर आपने ऐसा सोचा है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है उसमें। मुझे आपत्ति इसलिए नहीं है कि मैं इतने विपत्तिग्रस्त जीवन से गुजरा हूँ कि अगर मैं करुणा विकलित ही रहता तो शायद मैं बह जाता। तो मैंने उसमें से अपने को संवारना और समेटना भी सीखा है। विपत्ति ने एक नया दरवाजा तो हर बार खोला है, लेकिन विपत्ति ने एक नया रास्ता बनाना भी सिखाया है।
तो इसलिए विपत्ति के प्रति करुणा कलित दृष्टिकोण रखना बुरी बात नहीं है, लेकिन करुणा कलित दृष्टिकोण आपको सीमित कर दे, को अपंग बना दे, बात थोड़ी सी मुझे जमती नहीं है। विनय पत्रिका आपको पसंद रही है? हाँ, विनय पत्रिका तो अद्भुत किताब है। चलो फिर नई दुनिया की तरफ आते हैं, नए समय की तरफ। आज की पूरी जो दुनिया एक महाजाल में गुम्फित है, वैज्ञानिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, न्यायिक और गवर्नेंस के लेवल पे भी, और सूचनाओं के माध्यमों से, और बहुत, तो हमारे चारों ओर बहुत सारी किस्म की संस्थाएं और संस्थान हैं, और हम उनसे अपने को बिल्कुल अलग नहीं कर सकते। और ऐसे लोग इसको कहते हैं कि सब जीवन बहुत जटिल है हमारा। तो क्या ये इस अंतर्जाल के रहते हुए, जिसमें हम सब लोग एक दूसरे से किसी न किसी रूप में अंतर संबंधित हैं, क्या राजनीति विहीन कविता संभव है? देखिए, जीवन में जो कुछ घटित होता है उससे आप विहीन हो ही नहीं सकते। आप राजनीति विहीन हो नहीं सकते, क्योंकि राजनीति आपके जीवन में घटित होती है। और राजनीति एक तरह की नहीं है, राजनीति कई तरह की है। परिवार भी एक राजनीति है, दोस्ती भी एक राजनीति है, पिता पुत्र के संबंध भी एक राजनीति है, और संसार में जितनी वस्तुएं उत्पादन हैं उनसे आपके और मेरे संबंध, वो भी एक राजनीति है। लेकिन राजनीति को केवल पार्टी की समझना, ये अपने आप में आदमी को छोटा बना देता है। तो इसलिए पार्टी की चीज न होकर मनुष्य की चीज अगर हो, मनुष्य के विचार की चीज अगर हो, तो उसका व्यापक दृष्टिकोण हो सकता है। वो ऐसा माना जाता है कि कवि के पास एक मूल कविता होती है, आधार बनाती है जो, और जिंदगी भर वो उसी कविता को भिन्न रूपों में लिखता रहता है। और जब मैं आपकी संग्रह इस यात्रा में देखता हूँ, तो मुझे उस संग्रह में आपके कुछ बुनियादी संकल्प बहुत प्रखरता से नजर आते हैं। तो इतने दशकों के बाद आपको कुछ उसमें बदलाव नजर आता है उसमें? मैं तो ये समझता हूँ कि उसमें से मैं कुछ भी नहीं ले पाया, थोड़ा बहुत ले पाया बची हुई पृथ्वी में। और मेरे अन्य संग्रह बिल्कुल अपनी अपनी भूमि उनकी अलग है, और कहीं वो पिछले संग्रह से टकराती भी नहीं है, और कहीं पिछला संग्रह उसकी मदद भी नहीं करता। इसलिए ये सोचना कि एक संग्रह दूसरे संग्रह का रास्ता खोलता है, इस अर्थ में तो सही हो सकता है कि एक संग्रह निपटा दिया, अब इस तरह का नहीं लिखना है, अब आपको कुछ और सोचना है। तो कुछ और सोचने के चक्कर में मैंने या तो अपनी कविता को बिगाड़ा है या सुधारा, ये तो आप ही बताएंगे। लेकिन मैंने काफी परिवर्तन लाने की कोशिश की। और परिवर्तन किस तरह का? केवल कथ्य का, भाषा का और मुहावरे का। और पूरा कथ्य जब मैंने कहा तो पूरा कथानक है, जीवन का पूरा कथानक मैं हर बार नए सिरे से लाना चाहता हूँ, क्योंकि कथानक एक जैसा नहीं रहता है, बदल जाता है। तो इसलिए मेरी कविता में थोड़ी सी ये गड़बड़ी आपको दिखाई दे सकती है कि वो हर बार एक नया कुछ लाने की कोशिश करती है, जिसमें शायद गड़बड़ा जाती हो। मैं खुल के बात अगर कहूँ तो मुझे लगता है कि जो संकल्प आपके पुराने संग्रहों में दिखते हैं, पहले 2-3 संग्रहों में, मुझे लगता है कि उस संकल्प से आपकी धारा थोड़ा बदली है। थोड़ा ही क्यों बदली, इसको तो बहुत बदलना चाहिए था। वैचारिक रूप से नहीं, एक तो मैं बता दूं कि मुझे आपकी भाषा जो है वो बहुत अनूठी लगती है। और मेरा अपना ये मानना है कि हमारे यहाँ जो ज्यादातर हमारी पीढ़ी के या उसके बाद की पीढ़ी के जितने भी रचनाकार हैं, उनमें अंग्रेजी भाषा का प्रभाव बहुत आया है, और विषयों को लेकर भी ऐसा फर्क आया। उसका कारण यह है कि अंग्रेजी भाषा किसी न किसी रूप में हम तक पहुंची जाती है, चाहे अनुवादों में पहुंचती है। मुझे एक हजारी प्रसाद द्विवेदी बहुत अनूठे लगते हैं। मुझे लगता है उनका पूरा भाषा का जो साम्राज्य है वो नितांत भारतीय है, उसमें भारतीयता नितांत भारतीय लगता है, उसमें ऐसा प्रभाव नहीं है, वाक्यों में भी। और कवियों में मुझे एक आप ऐसे लगते हैं जिसमें किसी भी किस्म का प्रभाव जो है वो नहीं दिखाई देता। मुझे विशुद्ध भारतीय परंपरा के कवि लगते हैं। वो कहते हैं ना कि ये सुनकर मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि प्रभाव कहीं न कहीं आपको कथ्य के स्तर पे प्रभावित करता है। मैं आपको बताऊं कि मैं कादम्बरी जब पढ़ता था पहले, तो कादम्बरी में एक राजा फंस जाता है एक जंगल में, और वहीं रहता है रात को, और रात भर सोचता है कि इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता क्या है। तो सुबह जब वो उठता है तो वो देखता है कि एक रास्ता भीगा हुआ दिख रहा है। तो वो कह रहा है कि रात को बारिश भी नहीं हुई जी, ये रास्ता कैसे भीग गया। तो उसका उद्गम जानना चाहता है कि ये पानी आया कहाँ से। तो तब उसको पता चलता है कि सुबह सुबह हाथी एक तालाब से, नदी से नहा के निकले और इस रास्ते से गए हैं, तो उनके शरीर से टपका हुआ पानी, इसका मतलब इधर हाथी गए हैं तो वहां रास्ता होगा। इतना बड़ा स्टैंजा लिखने के बाद रास्ता उसने बताया
जी। अब मिला रास्ता। अच्छा। तो ये जो चमत्कार होता है ना कि ढूंढ तो रहे हैं आप रास्ता, लेकिन कैसे ढूंढ रहे हैं? भाषा के माध्यम से। और भाषा आपको कहाँ ले जा रही है? उस तालाब में जिसमें हाथी गए हुए हैं, और वो नहाए हुए हाथी के शरीर से टपकता हुआ पानी आपको रास्ता दिखा दे, एक अद्भुत बात है। तो ये शायद लेखक की दृष्टि है, ये है लेखक का अपना दृष्टिकोण। लेखक का दृष्टिकोण वह नहीं है जो समाज देता है, बल्कि लेखक का दृष्टिकोण वह है जो परिस्थितियां देती हैं। परिस्थितियों से दृष्टिकोण पैदा होते हैं। तो उससे आप ये लें कि फलां पार्टी का दृष्टिकोण हो गया, फलां उसका हो गया, चालू किस्म के समीकरण लेके हम बैठे होते हैं और उसको अपना लेते हैं, लेकिन उतना ही पर्याप्त नहीं होता है मेरे समझ से। मेरे समझ से उसके पीछे बहुत सारी चीजें होती हैं, और उनका विचार तो न समीक्षकों ने किया है। खास करके जो हमारे समय की कविता है, जिसमें आप भी शामिल हैं और बहुत सारे मित्र शामिल हैं, उनकी कविताओं की तो कोई व्याख्या ही नहीं की गई है। सिर्फ कविताओं के हाँ वाह वाह तो किया गया है। क्या व्याख्या है उनकी भाई? क्या सोच के उन्होंने लिखा है? वो कब दिखाई देगा? सिर्फ बस कबीर के उस वाक्य से कि निंदक नियरे राखे आंगन कुटी छवाए, हम अब भी काम चला रहे हैं, पर उतना पर्याप्त नहीं है। शायद हमको आंगन कुटी छवाने के लिए एक स्टेटमेंट भी तैयार करना चाहिए अपने समय का, और अपने समय की कविताएं और कहानियां ही वो स्टेटमेंट दे सकती हैं। नाटक ही वो स्टेटमेंट दे सकता है। और कहाँ आया हिंदी में? बड़े से बड़े आलोचक ने कुछ नहीं लिखा है, किसी एक आध कविता का उदाहरण दे दिया, वो आलोचना, इतनी आलोचना का मतलब है जहां तक नजर जाए। लोचन मने आंख, आ मने टिल, जहां तक नजर जाए वहां तक जाना। तो क्या ऐसा हुआ है कि कविता की नजर जहां तक गई है वहां तक आलोचक गया है क्या? मुझे तो नहीं लगता गया है। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। पूरे हमारे हिंदी समाज को ये शिकायत तो बहुत ज्यादा है। हाँ। कि हम अपने लिए एक आलोचक पैदा नहीं कर पाए। हाँ, ये कमी तो रहेगी। नहीं, और इतने बुद्धिमान लोग रहे हैं हमारे बीच में, सब कुछ था, कमी भी नहीं थी, प्रतिभाओं की कमी नहीं थी। मुझे प्रसंगवश याद आ रहा है कि मुझे रघुवीर साहब कवि तो पसंद है, लेकिन उनके प्राय सभी संग्रह में निवेदन नाम से एक भूमिका रहती है। तो वो इतने सचेत कवि थे कि वो क्या रच रहे हैं और किस देश काल के अंदर वो क्या स्थिति है, उसको बहुत अच्छी तरह व्याख्यायित करते हैं। वो पढ़ने लायक लगते हैं मुझे हमेशा। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैंने आपके इस यात्रा में, संग्रह में, आपने इस निवेदन या भूमिका के रूप में आपने जो लिखा है, मुझे लगता है आपने अपने कविता को बहुत ही अच्छी तरह व्याख्यायित किया है कि कैसे उसका विकास हो रहा है। तो मैं उसके लिए बधाई देता हूँ, बहुत अच्छा लिखा है आपने। अब एक कवि से उसकी कविता सुनना जो होता है वो बहुत रोचक होता है, उससे हमेशा नए अर्थ मिलते हैं। मुझे लगता है कि मैं आपसे कहूँ कि आप अपनी एक पसंद की कविता पढ़ें। भाई ऐसा है कि अपनी पसंद भी हो सकती है, और प्राय ये होता है कि दूसरों की पसंद मिल जाए तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है जी। बहरहाल मैं अंतर्देशीय कविता है वो सुनाना चाहूंगा। अंतर्देशीय बड़े नाजुक समय में लिखी गई कविता है, पॉलिटिकली नाजुक, इंदिरा गांधी जी के समय में, और हो सकता है किसी को ये बात भी नागवार गुजरे। उस दौर की प्रतिनिधि कविता मानी जाती है। हाँ, तो मतलब अंतर्देशीय में जो पहली पंक्ति है वो मेरी नहीं है, वो भारत सरकार की है। इंग्लैंड के पीछे इस पत्र में कुछ न रखिए, इस पत्र पे के भीतर कुछ न रखिए, ये पंक्ति मेरी नहीं है, पर इसका मैंने उपयोग किया है। इस पत्र के भीतर कुछ न रखिए, न अपने विचार, न अपनी यादें, इस पत्र के भीतर कुछ न रखिए, न अपने संबंधों की छाप, न दुख, न शिकायतें, न अगली मुलाकात का वादा, न संक्रामक बीमारियां, न पारिवारिक प्रलाप, न अपने हस्ताक्षर, वरना यह पत्र पकड़ा जा सकता है। इस पत्र के भीतर कुछ न रखिए। जी, बहुत बढ़िया। क्योंकि जिनका ठिकाना नहीं वे असहाय सबसे ज्यादा संदिग्ध हैं। बाहर एक ओर किसी पाने वाले का नाम और पता, दूसरी ओर किसी भेजने वाले का हस्ताक्षर जरूर हो। समाचार खुद हिफाजत चाहते हैं, समाचार खुद हिफाजत चाहते हैं, बहुत अच्छा। समाचार खुद हिफाजत चाहते हैं। इस पत्र के भीतर कुछ न रखे जी। भेजने वाला जानता है क्या नहीं लिखा गया जी। क्यों नहीं लिखा गया, पढ़ने वाला जानता है। भेजने वाला जानता है क्या नहीं लिखा गया, क्यों नहीं लिखा गया, क्यों नहीं लिखा गया, पढ़ने वाला जानता है। कोरा वह भी बाँच लेगा, कोरा वह भी बाँच लेगा, कोरा वह भी बाँच लेगा, एक भी आखिर जिसके हिस्से नहीं आया। इस पत्र के भीतर कुछ न रखिए।
न कोई विस्फोटक शब्द, न बच्चा पैदा होने की खबर, न कोई आकस्मिक मृत्यु, न बम, न कोई वाजिब तर्क, न नए साल की बधाई, न तलाक का इरादा। इस पत्र के भीतर कुछ न रखिए। सारा मुद्दा, सारा पत्र पोस्टमैन का रक्तहीन चेहरा है, जो रोज गांजा जा रहा है और जिसे शाम को वह जमा भी नहीं करा सकता। बहुत इस पत्र के भीतर कुछ न रखिए। जिस समय की राजनीति की ये कविता है, उस समय की राजनीति का एक भी शब्द इस कविता में नहीं है। राजनीतिक कविता वही अच्छी होती है जो उन शब्दों से बची हुई हो। और मैंने कोशिश की है कि इमरजेंसी में या इस तरह के खतरनाक राजनीतिक परिस्थितियों में चिड़ियों पर, फूलों पर, नदियों पर कविताएं लिखी हैं जी। क्योंकि नॉन पॉलिटिकल समझते हैं, जबकि वो सबसे ज्यादा पॉलिटिकल होती है। बिल्कुल सही। सचेत कवि से हम यही उम्मीद करते हैं। मैं अपने श्रोताओं के लिए बता दूं कि पिछली सदी के 8वें दशक में इस कविता को एक प्रतिनिधि कविता माना जाता है, एक राजनीतिक कविता, जो कि उस समय के हमारे समाज के मोहभंग, निराशा, फ्रस्ट्रेशन, इन सबको व्यक्त करती है ये कविता। अपनी बात को थोड़ा अगर आगे ले जाऊं तो मैं आपके इस यात्रा में ही भूमिका में एक वाक्य लिखा है, मैं पढ़ता हूं आप ही के शब्दों में। जी। लगता है कि परंपरा और प्रयोग में एक संतुलन की अदृश्य और बिखरी बिखरी सी कोशिश काम कर रही है। ये जो प्रवृत्ति है, ये आपकी अभी तक ऐसी बनी हुई है कि जिसमें परंपरा निर्वाह भी हो रहा है और एक प्रयोग करने की चेष्टा भी रहती है। देखिए, परंपरा जो है ना, परंपरा को लोगों ने रूढ़ी समझ लिया है और वो कहते हैं हमारी परंपरा ऐसी है। अरे भाई, परंपरा तो रूढ़ी नहीं होती है। आप तो परंपरा का उल्लेख रूढ़ी की तरह कर रहे हैं। परंपरा भैया जो बदलती है। हाँ, संस्कृत में है परस्य परम गमयति इति परंपरा। परस्य मैंने दूसरे से जो दूसरे तक, दूसरे से दूसरा कौन होता है, जिसे तीसरा कहा जाता है। उनकी शब्दावली में है कि दूसरे से तीसरे तक जो हमें ले जाती है वो परंपरा है। पहले से दूसरे तक नहीं हो, पहले से दूसरे तक तो उन्होंने गिना ही नहीं। उन्होंने कहा दूसरे से तीसरे तक। ये एक नया स्टेज है भाई, नई स्थिति है। ये पहले से दूसरे तक की स्थिति अलग है और दूसरे से तीसरे तक की स्थिति अलग है। तो परंपरा तब बनती है जब वो दूसरे से तीसरे तक जाती है, तो मतलब वो बहुतों तक जाती है, तब वो परंपरा है, अन्यथा वो रूढ़ी है। जगुड़ी जी, मैं प्रसंगवश पूछूं कि क्या आपने इस दौर में ऐसा नहीं पाया कि परंपरा का बहुत रूढ़िगत प्रयोग और हमारे सामाजिक जीवन में बहुत ज्यादा ही दिखाई देने लगा? बिल्कुल। मुझे तो खुद इससे बहुत गलत प्रयोग, रूढ़िगत और गलत भी गलत है। मुझे तो खैर बहुत शिकायत है परंपरा के इस रूढ़िगत प्रयोग से। मैं व्यक्तिगत तौर से जानता हूं कि आप जो है बहुत ज्यादा पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति हैं। आपकी लाइब्रेरी बड़ी समृद्ध है और हम जितने भी साहित्यकार हैं उनको भी इतना पढ़ना लिखना चाहिए अपने समाज, अपने इतिहास के बारे में। इस संदर्भ में मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ। आप समकालीन जो भारतीय साहित्य है उस पर आपकी नजर जरूर रहती होगी। आपको क्या कोई प्रवृत्ति दिखाई देती है इस समय? नहीं, दुनिया के साहित्य को अगर ध्यान में रखें जी, तो दुनिया में तो इस समय साहित्य बहुत वीक है। हिंदी में तो गनीमत है फिर भी, या भारतीय भाषाओं में थोड़ी भी गनीमत है कि इनको थोड़ा सा प्रतिरोध मिला हुआ है विषय, तो वो थोड़ा बहुत कभी कभी उसमें जान आ जाती है जी। दुनिया की कविता पढ़िए आप, नेरुदा वगैरह, पाब्लो नेरुदा या और जो बहुत सारे जो प्रसिद्ध लेखक हैं, उनके अलावा अब जो लेटेस्ट पीढ़ी के लोग कौन हैं? ले दे के फिर वही शेक्सपियर, फिर वही पाब्लो नेरुदा, और फिर कोई आपको अफ्रीका का कोई पोएट याद आ सकता है। यानी ऐसे समाज का जो बहुत अग्रगामी समाज नहीं है जी। तो जब समाज अग्रगामी नहीं होता है जी, तो पोइट्री शायद अपना एक कलेवर बनाती है अग्रगामी होने का। और हम सोचते हैं कि अगर समाज अग्रगामी होता तो कविता अग्रगामी होती, लेकिन कविता ने तो अपना रास्ता चुन रखा है कि मनुष्य की आवाज, मनुष्य की आत्मा की आवाज और मनुष्य की आत्मा के भीतर का जो विचार है उसको कविता लाती है। इसलिए कविता का दायित्व केवल समाज बदलना नहीं है, का खुद को बदलना सबसे पहला दायित्व है। कविता अगर खुद को नहीं बदली तो समाज को क्या बदलेगी भाई? बिल्कुल ठीक है, बड़ा मुश्किल है। कविता अपने को बदल ले, यही बहुत है जी। तो जो अच्छी कविताएं हमें कुछ मिलती हैं कभी, वो उन्होंने अपने को बदला है। ये वार्ता के हम समापन पे पहुंच चुके हैं। चलते चलते मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, उसके साथ हमारी वार्ता समाप्त होगी। मेरा ये मानना है कि जो समाज जो हमें आजकल दिखाई देता है
उसमें प्रदर्शन के क्षेत्र बहुत ज्यादा हैं। उदाहरण के लिए विज्ञापन बहुत ज्यादा है, भव्य इमारतें हैं और बहुत सारी सुंदर चीजें हैं जो हमारे आसपास संरचनाएं दिखाई देती हैं। लेकिन क्या ये सब जो है हमारे जो वास्तविक समाज है उसके भीतर के दबाव को छुपाने का काम नहीं कर रही है? नहीं, देखिए मेरी एक किताब है जिसका नाम खबर का मुंह विज्ञापन से ढका। खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है। जी जी बिल्कुल सही। तो जो खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है ये 2000 के आसपास लिखी गई कविताएं हैं, है ना। और आज आप ये प्रश्न उठा रहे हैं तो 2000 में क्यों नहीं उठाया था? 2000 में किसी ने नहीं उठाया, मैंने उठाया था कि खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है। जी। खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है। एक तो उसके पीछे धारणा ये थी कि जो विज्ञापन है वो एक खबर भी है और विज्ञापन एक विज्ञापन भी है। तो खबरें इतनी विज्ञापित होती हैं आज भी और तब भी कि वो खबरें कम रह जाती हैं, विज्ञापित ज्यादा होती। तो मेरा ख्याल है कवि का प्रतिरोध इस समय और सशक्त होना चाहिए। फिर बिल्कुल होना चाहिए। दूसरा ये उसी रूप में वो सशक्तपना तो उसमें उस संग्रह की समीक्षा एक भी नहीं पढ़ी मैंने। आपने कहीं पढ़ी हो तो मुझे बता दीजिए। नहीं, वाकई नहीं पढ़ी मैंने तो नहीं। तो फिर बताइए। कुछ पत्रकारों ने भले ही इसका इस्तेमाल किया मुहावरे के तौर पर, लेकिन साहित्यकार क्यों चुप हैं? साहित्यकारों ने जब तक मेरी कविता ना हो तब तक मैं क्यों बोलूं कि वो अच्छी कविता है? तभी वो अच्छी हो सकती है जब मेरी हो। अरे भाई, वो जब उसकी है और मेरी हो गई है तो अच्छी कविता है वो, इसलिए मेरी हुई है जी। तो ये जो एक संकीर्ण दायरा हमारे समाज में फैल गया है, ये आप सही कह रहे हैं कि बहुत खतरे की घंटी है। अब हम अपनी वार्ता समाप्त करते हैं और अच्छा होता है कि हम काफी बातें कर पाते हैं, पर समय की सीमा पूरी हो चुकी है। श्रोताओं को नमस्कार और जगुड़ी जी आपको भी नमस्कार। आपको भी नमस्कार।